नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नदियां अपन लगभग अब आज ख़त्म करने की ओर है, नदियां आज समाप्त करेंगे। तो आज के लेक्चर में अपन एक दो नदियां जो बची हुई है उनके बारे में बात करेंगे और नदियों को किस तरह से याद करना है इसकी अपन कोई जितनी ट्रिकें हमसे बन सकती है उनको बना लेते हैं और कुछ झरनों के बारे में, जलप्रपातों के बारे में आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। तो हमने अब तक जो है जो नदियाँ पढ़ी है उनमें हमने देखा है कि हिमालय तंत्र की नदियां हमने पढ़ी, उसके बाद हमने प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ी और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हमने अब तक दो प्रकार पढ़ लिए। एक तो पूर्व की तरफ गति करने वाला तंत्र और दूसरा पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ये हमने पढ़ी। अब जो बीच का पठार है जिसमें हमने जो यहाँ से हमारे प्रायद्वीपीय पठार से हिमालय तंत्र में गिरने वाली नदी, उसमें एक महत्वपूर्ण नदी बच जाती है जिसका नाम है चंबल। तो हम चंबल नदी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि चंबल नदी कैसी नदी है? चंबल नदी प्रायद्वीपीय पठार की नदी है, लेकिन चंबल नदी हिमालय की नदियों में मिलती है। तो चंबल नदी, मुख्य नदियों की बात कर रहा हूँ मैं, सभी नदियों की बात हम नहीं कर पाएंगे। तो चंबल एक ऐसी नदी है जो काफी महत्वपूर्ण नदी है और वो जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जो हिमालय नदी तंत्र है उन नदियों में जाकर के मिल जाती है, इसलिए हमें थोड़ा चंबल नदी के बारे में भी बात कर लेनी है। तो चंबल नदी हम देखेंगे, यहां से मानो चंबल नदी निकलती है, ठीक है, मालवा पठार से, ये मैं थोड़ा दूर बना दिया इसको, यहां से चंबल नदी निकलती है और ये राजस्थान होते हुए एकदम यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी। ये चंबल नदी की कहानी होगी, इसे अपन थोड़ा लिखेंगे कि क्या क्या इसके बारे में हमको याद करना। तो पहले अपन चंबल नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। आखिरी नदी होगी हमारी जिसमें अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे चंबल नदी। चंबल नदी, पहला काम हमें उद्गम के रूप में देखना है कि इस नदी का उद्गम कहाँ है। तो चंबल नदी का उद्गम आपको मऊ कैंट एमपी से निकालना है। यहाँ एक पहाड़ी है जाना पाव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? जाना पाव पहाड़ी। इस जाना पाव पहाड़ी से ये चंबल नदी का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश में जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। इंदौर जिला इसमें पड़ता है, एमपी का इंदौर जिला। इस इंदौर जिले में जाना पाव पहाड़ी, मऊ कैंट आप याद रखेंगे, यहां से इस नदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। चंबल की लंबाई कितनी है? सिंपली याद रखोगे 965 किलोमीटर। उद्गम आपको याद करना है मऊ के जाना पाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश से हमें इसका ये वाली चीज याद होगी। इसके बाद में हमें इसकी सहायक नदियां, अब देखो ये इधर जाएगी ना, तो अपने को इसके बारे में पहले अपन लिख लेते हैं। मऊ कैंट से निकलकर उत्तर की ओर कोटा तक बहती है। लैंग्वेज क्या लिखेंगे अपन? मऊ कैंट मतलब एमपी से निकलकर, मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर की ओर, ये शुरू में जो है उत्तर दिशा की ओर बहती है, ठीक है, फिर ये कोटा से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है, यहां तक कोटा तक वही। इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर दिशा करके अंततः यमुना में मिल जाती है। अंततः ये नदी क्या है? यमुना में मिल जाती है। तो चंबल नदी जो है वो कुल मिलाकर यमुना नदी की एक बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। तो यहां से मऊ कैंट से निकली, मऊ कैंट से निकलने के बाद कोटा तक, वही कोटा राजस्थान में प्रवेश करती है कोटा से, और फिर इसकी दिशा उत्तर पूर्व थोड़ी सी साइड में बहने लगती है, फिर अंत में यमुना में इटावा के पास मिल जाती है ये नदी। तो यमुना की सहायक नदी होगी, क्या याद रखोगे? यमुना की मुख्य सहायक नदी, यमुना की खास सहायक नदी ये है चंबल, ठीक है। ये हमें इसके बारे में जानकारी याद करनी है। अब हमें अगर पूछे कि चंबल की सहायक नदियां कौन सी है, तो आप याद करेंगे चंबल की सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां कौन सी?
चंबल की सहायक नदियां, हमें अगर कोई चंबल की सहायक नदियां पूछे तब आपको कैसे याद करनी है, वही इस वाली दिशा से मिलने वाली नदियां मैं ये लिखा देता हूँ और इस वाली दिशा से, क्योंकि चंबल देखो राजस्थान के बच्चे जो है ना उनको ध्यान रखना है कि राजस्थान के पेपर्स में ये मैं इंडिया लेवल से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं इसका राजस्थान के कौन से जिले में प्रवेश किया और वो सब बातें उधर डिटेल में मैं नहीं जा रहा, वो चीजें अपन राजस्थान जीके जब पढ़ेंगे तब करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा इसकी दाएं बाएं तक की नदियां भी याद रहे। जो राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, वो चंबल की दाएं तट की बाएं तट की मतलब नीचे इस साइड से मिलने वाली इस साइड से मिलने वाली नदियों को भी आप याद रखोगे, सही रहेगा। तो इसमें आपको बनास और मेज मानचित्र के अंदर लिख लीजिए, बनास और मेज ये तो मिलेगी इस वाली साइड से, मतलब कि आप कह सकते हो कि पश्चिम दिशा से मिलने वाली नदियां या फिर उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां, और जो पूर्व की साइड से मिलने वाली नदियां होगी उनमें आप क्या कहोगे, पार्वती, परवन, कालीसिंध, क्षिप्रा, ये जो नदियां होगी ये इसकी इस वाली साइड से मिलने वाली, या तो आप इनको यूं करो कि यू एक या ऐसा निशान बनाइए और इस तरफ दो नदियां लिखिए, बनास और मेज, ठीक है। और इस वाली साइड में आप इन नदियों को यहां लिख लेते हैं सभी को, पार्वती, कालीसिंध, क्षिप्रा और परवन, ये नदियां इसकी सहायक नदियां होगी। तो आप याद रखेंगे कि चंबल की सहायक नदियां कौन सी है, बनास, मेज, पार्वती, कालीसिंध, क्षिप्रा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। प्रदेश कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्य से हैं चंबल नदी होकर के बहती, चंबल नदी के प्रदेश कौन कौन से हैं, उन्हें भी आप, आसान है बहुत ही, सबको पता है, फिर भी अपने को याद तो रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और यूपी हो गया, ठीक है। इस प्रायद्वीपीय पठार वाली साइड जो है ना, ये मालवा पठार, यहाँ ये जो मऊ कैंट जानागांव पहाड़ी है ना, ये मालवा पठार जो था ना उसी मालवा पठार का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे चंबल नदी मालवा पठार से निकलती है, जानागांव पहाड़ी से, मऊ कैंट से एमपी में। तो इस वाले क्षेत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो सदा नीरा है, मालवा क्षेत्र की एकमात्र नदी जो सदा नीरा है, मतलब इसमें वर्ष भर पानी रहता है, चंबल नदी में वर्ष भर पानी रहता है। तो हम कहेंगे कि मालवा क्षेत्र की एकमात्र ऐसी नदी जो इसमें वर्ष भर पानी रहता है, सदा नीरा है। ये हमने चंबल के बारे में अभी तक इसमें बात करी, इसकी सहायक नदियां हमने देख ली, लंबाई कितनी होती है उनके बारे में हमने देखा, और इसके राज्य कौन कौन से होंगे ये सब देखा। उद्गम हमें याद हुआ, मऊ कैंट, जानागांव पहाड़ी याद करोगे, एमपी के अंदर होगा इंदौर जिला, इनमें से कुछ भी आ सकता है। देखो मैं जो चीजें लिखा रहा हूँ ना, ये भी लिखाया आपको, जिला भी लिखा दिया, ये वाला इलाका भी लिखा दिया, ये भी लिखा दिया। एग्जाम वाला इनमें से कोई एक दे दे, मिलान करने वाले सवाल नदियों से आते हैं, तो हो सकता है कि निम्नलिखित में से मालवा पठार से गुजरने वाली या क्या नाम निकलने वाली नदी है, तो यहाँ से मालवा पठार का सवाल बन सकता है, पहाड़ियों से मिलान करने का सवाल आ सकता है, सिंपली आपको मऊ कैंट आ सकता है, या उसके जिले का नाम या राज्य का नाम, ऐसे करके कैसे भी पूछ सकता है। तो हमें तैयार रहना है। सहायक नदियों के रूप में मैंने आपको लिखाया, और खासकर जो राजस्थान के पेपर में देने वाले हैं तो मस्ट आपको अच्छी तरह से याद करके जाना है, पूछना सही हो जाता है इधर से। तो ये हमने इसके बारे में देखा, राज्य हमने देखे इसके 3 हैं। चंबल नदी उत्कात बीहड़ भूमियों के लिए प्रसिद्ध, कुख्यात होगी एक तरह से। चंबल नदी अत्यधिक मृदा अपरदन के कारण, क्या लिखेंगे नोट्स में, चंबल नदी अत्यधिक मृदा अपरदन के कारण उत्खात भूमियों का निर्माण करती है, उत्खात भूमियों का निर्माण करती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में बीहड़ कहा जाता है।
चंबल नदी क्या करती है, मृदा अपरदन करती है, मिट्टी का कटाव करती है और गहरे गहरे खड्डे बना देती है। ठीक है, तो इसी कारण इस चंबल नदी को जो है, इससे जो गहरे गहरे खाइयां बनती है, मिट्टी में जो खड्डे बन जाते हैं, नदी के कारण बहाव क्षेत्र में गहरे खड्डे बन जाते हैं, उन खड्डों को स्थानीय भाषा में बीहड़ कहा जाता है, उत्खात भूमियों को। मतलब नदी का पानी जब चलता है तो वो अपने साथ मिट्टी का कटाव करता है और बीच में खड्डे बन जाते हैं जगह, और गहरे गहरे खड्डे बन जाते हैं जहां पर डाकू छुपते हैं। इस चंबल के क्षेत्र के जो डाकू लोग होते हैं, जो क्रिमिनल काम करते हैं, लूटपाट करते हैं, वो लोग इन खड्डों में छुप जाते हैं। तो उन खड्डों को स्थानीय भाषा में बीहड़ कहा जाता है। तो ये अभी आपके शब्दावलियों के रूप में पूछा जा सकता है ना। आपको ज्योग्राफी की शब्दावलियां भी याद करनी है, किस शब्द का क्या मतलब होता है, आपको ज्योग्राफी में ये भी पता होना चाहिए। तो ये हमने चंबल नदी के बारे में ये चीज देखी। इस पर जो बांध बने हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। राणा सागर बांध, गांधी सागर बांध, राणा सागर बांध, गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध। तीनों ही बांध किस पर बने हैं, चंबल नदी पर बने। ठीक है, याद करने का आपको तुक्का क्या समझ में आएगा, तीनों जो व्यक्तियों के नाम पर तीनों बांध बने हुए हैं, वो तीनों के तीनों बांध हमको चंबल नदी के लिए याद करना। आपको तीनों याद रहेंगे, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा किस पर है। तो इसका जुगाड़ आपको यहाँ चंबल के संबंध में क्या लगाना है कि राणा सागर बांध, गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध, तीनों जो हमारे विद्वान, जो हमारे महापुरुष है, उनके नाम पर जो बने हुए हैं, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध और जवाहरलाल नेहरू जवाहर सागर बांध, ये तीन व्यक्तियों के नाम पर जो बांध बने हुए हैं, तीनों के तीनों बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं। इस तरह से कोई तुक्का हमको यहाँ पर फिट करना है और याद हो जाएगा। तो ये हमने चंबल नदी के बारे में बात करी। इस तरह से हमारी नदियां मुख्य रूप से कंप्लीट हुई। कल मैंने एक हल्का सा थोड़ा गलती हुआ था, वेगई नदी जो मैंने कल लिखाई थी, अन्य नदियां लिखाई थी मैंने दक्षिणी भारत की, उसमें एक वेगई नदी थी। पिछले लेक्चर में मैंने जो अन्य नदियां लिखाई थी, उन अन्य नदियों में मैंने वेगई नदी को केरल लिखा दिया था, वहां पर उसको तमिलनाडु कर। कभी आपसे सीधा पूछ ले और वो गलत हो जाए, इसलिए उसको आप तमिलनाडु कर। वेगई नदी किस प्रदेश की नदी है, कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ बहती है, तमिलनाडु की नदी है, केरल की मत करना इसको। वेगई नदी तमिलनाडु की नदी और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। इस तरह से हमने नदियां कंप्लीट कर ली। अब हम क्या करते हैं, अब हमें नदियों में कैसे हमको याद करना है इसके बारे में अपन देखते हैं कि नदियों के सवालों को किस तरह से याद करना। कुछ ट्रिकें मैंने आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूँ। गंगा के संबंध में मैंने आपको बताया कि कालू गो, रामू गो, गाड़ो गागरो, गंडक बाग्यो, कोस महानंदा, ये हमने गंगा नदी के संबंध में ट्रिक बनाई। वापस अपने ट्रिकों की जगह एक साथ उसको लिख लेंगे। फिर हमने कावेरी वगैरह इनके बारे में नदियां देखी है ना, हेमा, अमर, भवानी, शीश, नवामा, कवानी, ये कावेरी के संबंध में थी। गोदावरी की पैमाइश वर्धा, उसमें हमने गोदावरी की शायद नदियों को देखा है ना। तो इस तरह से हमें वो ट्रिकें बनी। अब हमको कुछ कंबाइंड देखनी, जहाँ जितनी मेरे से बन पाती उतनी अपने कोशिश करने की, ट्रिकों के बाद हम उनसे करें ताकि कोई गलती ना हो। एक ट्रिक मैं आपको वापस बता देता हूँ, समानता। समानता ट्रिक जो है ये क्या है, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, क्या होगा, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरने वाली नदियां, खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो है, ये समानता वाली ट्रिक से इन सबको अपन पहले ही मैंने आपको बताया है और वापस बता देता हूं कि समानता वाली ट्रिक से हम इन नदियों को याद कर लेंगे। स से हमको बनेगा साबरमती, इस स से बनेगा साबरमती, मां से माही बन जाएगा, नय से नर्मदा याद करना है और तय से तापी। चारों नदियां हमको इस समानता वाली ट्रिक से, खंबात की खाड़ी जो अरब सागर में है, सूरत वाला क्षेत्र है, गुजरात का जो तटीय इलाका है, यहां पर ये नदियां होती। इसके बाद अगर आपको पूर्व की ओर बहने वाली सभी नदियां,
पूर्व दिशा में बहने वाली, या यूं कहो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, इनको किस ट्रिक से याद करें। पर देखो वैसे तो आसान है, वैसे आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे आपको बड़ी बड़ी नदियां तो वैसे भी याद रह जाएगी, गंगा याद रह जाएगी, ब्रह्मपुत्र याद रह जाएगी, स्वर्ण रेखा, महानदी, है ना, ब्राह्मणी, ये सभी याद रह जाएगी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। फिर भी इनको एक ट्रिक में आप पिरो लो ताकि गलती की गुंजाइश ना हो। तो इसकी अपन ट्रिक बनाते हैं। जरूरत नहीं है वैसे, अगर आप अच्छे से पढ़ा हुआ तो इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं, ऐसे ही याद रह जाएगा। फिर भी अपन प्रयास कर लेते हैं, किसी को अच्छा लगे तो याद रख लेगा। ब्रह्मा की गोद में पड़ी ब्रह्मा की गोद में पड़ी स्वर्ण रेखा महानंदा। ब्रह्मा की गोद में पड़ी स्वर्ण रेखा महानंदा, ऐसे करके हमको एक ट्रिक बनानी है, उसमें सभी नदियों को एडजस्ट करना। ब्रह्मा से एक तो ब्रह्मपुत्र बनानी है हमको, एक हमको ब्राह्मणी बनानी है। दो नदियां बृहद सबसे, ब्रह्मा सबसे दो नदियां बन जाएगी। एक तो में पड़ी, एक और पढ़ लो, गंगा, ये तो भूल ही गया था, ठीक है। तो ब्रह्मा की गोद में पड़ी गंगा, स्वर्ण रेखा, महानंदा। हमको इस ट्रिक में क्या करना है, ब्रह्मा की गोद में पड़ी गंगा, स्वर्ण रेखा और महानंदा, तीन नदियां कहां पड़ी है, ब्रह्मा जी की गोद में पड़ी है। कौन सी तीन नदियां, गंगा, स्वर्ण रेखा और महानंदा। ऐसे करके अपने को एक ट्रिक बनानी है। तो ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र बनेगी और ब्रह्मा से ब्राह्मणी याद हो जाएगी। इस कै की बन जाएगी कृष्णा और कावेरी। इस कै से क्या बन जाएगी, ई से अपने को दो नदियां याद करनी है। ब्रह्मा की गोद में पड़ी कृष्णा, कावेरी। गोद से अपने को गोदावरी को याद करना है। मैं से दो नदियां क्या नाम, महानदी करनी है। मैं से अपने को महानदी कर लो, चाहे महानंदा कर लो, पर आगे अपने को लिख दिया है। पड़ी से अपने को करना है पेन्नार नदी, ठीक है। गंगा ऑटोमेटिक याद रहेगी, जरूरत नहीं है। स्वर्ण रेखा ऑलरेडी दे रखी है, महानंदा वैसे याद हो जाएगी। तो पूर्व दिशा की ओर बहने वाली, अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की अगर ट्रिक बनाई जाए, जबरदस्ती बना रहे हैं, जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ऐसे याद रह जाती है। फिर भी अपन कोशिश करते हैं, क्या बनेगी, ब्रह्मा की गोद में पड़ी गंगा, स्वर्ण रेखा, महानंदा, ठीक है। तो ब्रह्मा जी मतलब ब्रह्मपुत्र और ब्राह्मणी, ठीक है। की से कृष्णा और कावेरी बन जाएगी, गोद से गोदावरी, मैं से महानदी, पड़ी से पेन्नार बन जाएगी, पैसे, गंगा तो ऑलरेडी याद रहेगी, स्वर्ण रेखा याद रहेगी और महानंदा, ये तीनों नाम ऐसे ही याद करना है। तो ये तो हुई पूर्व की ओर बहने वाली नदी। अब अगर हम कहें कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का कोई ट्रिक बनाएं, समानता वाला तो याद रहेगा, पर समानता में केवल 4 ही नदियां आ रही है, बाकी नदियों का क्या होगा। तो सभी को एक साथ करने के लिए भी हमें एक ट्रिक बना लेनी चाहिए। तो पश्चिमी प्रवाह, या दूसरा नाम तो अरब सागर की नदियां, अरब सागर की नदियां, मतलब इस वाली साइड में बहने वाली, गिरने वाली नदी, इस वाली साइड से में, ये अरब सागर का हिस्सा है, इसी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो पश्चिमी प्रवाह की नदियां, सवाल पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी का बहाव की दिशा पश्चिम में नहीं है या पूर्व में है, इस तरह से एक सवाल बनता है। तो अगर ऐसी ट्रिक हमारे दिमाग में रहती है तो कभी कभार अगर हमको जुगाड़ लगाने की आवश्यकता हो तो लगाया जा सकता है। तो पश्चिमी प्रवाह की नदियां मतलब अरब सागर की नदियां, इसमें जो ट्रिक बनती है वो अपन बना लेते हैं। सालू की माता भानुमती सोजा, क्या बनती है, सालू की माता भानुमती सोजा। एक लड़की है जिसका नाम सालू है, उसकी माता का नाम भानुमती है, उसे कोई कह रहा है कि तू सो जा। सालू की माता भानुमती सो जा, इसके शब्दों से अपने को ट्रिक बनानी है। सालू की माता भानुमती सो जा, सालू की माता भानुमती अरब सागर में सो जा, ऐसा अपन एक ट्रिक बना लेते हैं। तो इससे क्या बनेगा, साबरमती, लूणी। हालांकि लूणी एक्चुअल में अरब सागर में कभी जाती नहीं है, लेकिन
पश्चिमी प्रवाह की नदी तो है, पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी तो है। तो साबरमती, लूणी, माही, तापी, भारतपुजा, दक्षिण भारत की नदी है भारतपुजा, याद रखोगे। नए से नर्मदा याद करना है, मैं से मांडवी नदी याद करनी है, ठीक है। और ये सोम और जाखम आपको याद रहेगी, सोम और जाखम। इस तरह से वापस तापी बना सकते हो, या फिर तवा नदी भी आप लिख सकते हो कि तवा नदी जो होगी वो भी, क्योंकि तवा नदी नर्मदा की सहायक है, उसमें मिल जाती है, तो आप ना लिखो तो भी चलेगा। पर ये वाली ट्रिक से अपने को नदियां याद हो जाएगी, ऑलरेडी हमने पढ़ रखी है सारी की सारी। तो इस ट्रिक से हमें पश्चिमी प्रवाह की नदियां याद हो जाएगी, अरब सागर में गिरने वाली नदियां याद हो जाएगी। सालू की माता भानुमती, सोजा, साबरमती, लूणी, माही, तापी, भारतपुजा, नर्मदा, मांडवी, तवा, सोम, जाखम, ये नदियां हमें अरब सागर में गिरने वाली नदियों के रूप में याद करना, ठीक है। अब हमें पता है कि मध्य प्रदेश से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। मध्य प्रदेश से हमने बहुत बार पढ़ा नदियों को। यहाँ पे कम से कम 4-5 नदियां हमारे सामने ऐसी आई कि जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं, उन पे भी अपन लिख लेते हैं, उनकी भी एक ट्रिक बन जाती है। मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी, मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी, तो इसकी ट्रिक क्या बनती है? एमपी से सोना लेके, एमपी से सोना लेके निकली माता नर्मदा। एमपी से को आप चेक कर लो चाहो तो, एमपी से सोना लेके निकली माता नर्मदा, मतलब मध्य प्रदेश से कोई माता है, नाम उसका क्या है, नर्मदा माता, वो सोना लेकर के निकली है। तो एमपी से सोना लेकर के निकली माता नर्मदा, ये हमें मध्य प्रदेश से उद्गम होने वाली नदियों को के रूप में याद करना है। तो इससे आपको चंबल याद आ जाएगा, से को चे बना लो, इससे सोन नदी हो जाएगा, सोन, ठीक है। केन, सोना लेके इससे क्या बन जाएगी, केन, ये सोन नदी। ये दोनों क्या है, ये तीनों नदियां क्या है, ये कहाँ मिलेगी, हिमालय तंत्र की नदियां, ये हिमालय तंत्र में मिलती है। याद रहेगा आपको कि एमपी से सोना लेके निकली माता नर्मदा, और इससे अपने को क्या करना है, माही, तापी और नर्मदा याद रह जाएगा। माही, तापी और नर्मदा, तीनों, ये तीनों नदियां किसकी है, ये अरब सागर में गिरने वाली, ये नदियां अरब सागर में गिरने वाली है। तो एमपी से सोना लेके निकली माता नर्मदा, इस नाम से आप मध्य प्रदेश से उद्गम होने वाली नदियां याद रखेंगे। तो एमपी से, इसमें आपको से को चे बना लेना है, जिससे आपको चंबल याद रहे। सोना का नाम सोन नदी, लेके में केन नदी याद हो जाएगी। माता से माही, तापी और नर्मदा, माता नर्मदा से, ये तीन नदियां आपको इधर वैसे भी समानता वाली ट्रिक से याद रहेगी। तो ये हमें इस प्रकार से नदियों के बारे में जो ट्रिकें बनी वो हमको याद करनी है। एक और सवाल बनता है, भारत की सबसे लंबी नदियां, भारत की अगर आपको 4 सबसे लंबी नदियां पूछ ले तब कौन सी बता दें? भारत की 4 सबसे बड़ी नदियां लिखो, ठीक है। नदी बेसिन जो जिनका एक अपना क्षेत्र बड़ा हो लंबाई के मीटर में, उनमें अपन ट्रिक बनाएंगे जीजीबीके। क्या बनाएंगे, क्या याद करोगे आप, जीजीबीके। जीजीबीके ट्रिक से आपको भारत में बहने वाली, भारत की का मतलब क्या हो गया, क्या मतलब होगा, वैसे लंबाई मत गिनना, वैसे तो आपकी ब्रह्मपुत्र, सिंधु बहुत लंबी नदियां हैं, पर आपको क्या करना है, भारत में बहने वाली, क्या करना है, भारत में बहने वाली। तो भारत में बहने वाली नदियों में अगर सवाल इस तरह से आए
साधारण तौर से लंबाई वगैरह पूछे तो अपने को सभी याद है, सिंधु कितनी है, ब्रह्मपुत्र कितनी है, सब लिखा रखी है। पर अगर सवाल ये आए कि भारत के अंदर, भारत की बाउंड्री के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगी, उसके बाद में पूछे तब अपने को ये वाली ट्रिक याद करनी है। भारत में बहने वाली नदियों के संबंध में पूछ ले स्पेसिफिकली, तब अपने को जो 4 नदियां याद करनी है वो कौन सी होगी? जीजी बीके। जी से गंगा, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा दूसरा वाला, जिसे गोदावरी। याद रखना जीजी बीके, गंगा सबसे लंबी नदी भारत में बहने वाली, उसके बाद गोदावरी, ठीक है, उसके बाद आएगी ब्रह्मपुत्र, उसके बाद क्या करोगे? ब्रह्मपुत्र, सबसे लंबी गंगा, फिर गोदावरी, फिर गंगा, गोदावरी, फिर ब्रह्मपुत्र, और चौथी नदी कौन सी है? कृष्णा। तो भारत की चौथी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा है। पहली सबसे लंबी नदी गंगा है भारत के अंदर बहने वाली, और दूसरी लंबी नदी गोदावरी, 1465 किलोमीटर गोदावरी की लंबाई है। तो इस तरह से हमने ये नदियों का चैप्टर कंप्लीट किया। इस तरह से हमने नदियां इस लेक्चर में कंप्लीट करी। एक छोटा सा लेक्चर इसी के साथ में और अटैच कर लेते हैं अपन, जिसमें क्या होगा? प्रमुख झरने, भारत के प्रमुख जलप्रपात, 5-7 याद करने, जरा नहीं करने अपने को, सभी याद करने की आवश्यकता नहीं। मुख्य मुख्य जो नदियों के हैं उन्हें अपन याद कर लेते हैं, तो जो खास खास प्रमुख है उन्हें अपन याद कर लेते हैं। 5 मिनट का काम है, लिख लेते हैं। रट्टा ही मारना है, कोई इनका इलाज नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ रट्टा मारना है। मैं लिखूंगा, आप याद करेंगे, हो सकता है मुझे भी देख के याद करने पड़े, है ना। तो अपने को सिर्फ रट्टा मारना, मुझे भी याद रखने पड़ेंगे, आपको भी याद रखने पड़ेंगे, तो कोई इलाज नहीं है। भारत के मुख्य जलप्रपात मतलब झरने, ठीक है। तो मैं 1 नंबर लिख रहा हूं, सिर्फ लिखने और याद करने, कोई ट्रिक कुछ नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, समझाने जैसी गुंजाइश है नहीं, सिर्फ मैं लिखूंगा, आप लिखेंगे, याद करना। जोग जलप्रपात, या इसका दूसरा नाम है गरसोपा, या इसका नाम है महात्मा गांधी, 3 नाम से पुकारा जाता है। ये जो जोग जलप्रपात है, गरसोपा जलप्रपात है, ये कौन सी नदी पर है? ये आपको याद करना है, शरावती नदी। कहाँ है? शरावती नदी पर। राज्य याद करना है साथ में, राज्य हमें बताना है कर्नाटक। जोग जलप्रपात कहाँ पर है? शरावती नदी, मैंने आपको पहले से पढ़ाया भी था। तो जोग जलप्रपात कहाँ पर होगा? शरावती नदी पर हमें जोग जलप्रपात याद रखना है। जोग जलप्रपात कहाँ पर है? शरावती नदी पर है और कर्नाटक में है। इसके बारे में एक फैक्ट आपको याद करना है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कितना है? 225 मीटर की ऊंचाई, 225 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? जोग जलप्रपात है, याद रखेंगे। गरसोपा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला है येन जलप्रपात, येन याना जलप्रपात है। मैं इसमें देख के आपको लिख देता हूँ, इन नए हैं तो इन सबको अपन लिख लेते हैं। येना जलप्रपात, सभी को अपन एक साथ लिख देते हैं। येना जलप्रपात, कहीं छूट ना जाए कोई, इसलिए येना जलप्रपात। येना जलप्रपात ये कहाँ है? ये मिलेगा आपको येना नदी पे। नदी भी साथ साथ लिखना है, छोटी नदी को खास बात नहीं, इसलिए मैंने उसका उल्लेख नहीं किया, पर जलप्रपात के संबंध में अपने को याद रखनी है। येना जलप्रपात, येना नदी है, ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। येना जलप्रपात येना नदी पर होगा, महाराष्ट्र में होगा। उसके बाद आपको याद है, फेमस है शिवा समुद्रम, शिवा समुद्रम जलप्रपात, ये आपको मिलेगा कावेरी नदी। शिवा समुद्रम जलप्रपात कहाँ मिलेगा? ये हमें मिलेगा कावेरी नदी पर, और कावेरी नदी पर आपको कहाँ मिलेगा? ये हमको मिलेगा शिवा समुद्रम जो है, ये हमको मिलेगा कर्नाटक में। ये भी कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में, ठीक है। तो आपको जोग जलप्रपात ये भी कर्नाटक में मिला, और शिवा समुद्रम भी कहाँ मिला? कर्नाटक में मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं जो नर्मदा पर बना हुआ है, कौन सा? धुआंधार जलप्रपात, जो नर्मदा पर बना हुआ है उसे अपन कहेंगे धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात।
धुआंधार जलप्रपात, हमने नर्मदा के साइन दिखाया भी था, नर्मदा पर। और ये कहाँ बनेगा? जबलपुर यानी कि MP मध्य प्रदेश में। एक और है नर्मदा पर बना हुआ, उसका नाम होगा पुनासा, उसका नाम होगा पुनासा जलप्रपात। मिटा देता हूँ उनको, तो ये याद करना है। जोग जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर बना हुआ है। येना जलप्रपात, ये भी येना नदी पर है महाराष्ट्र के अंदर। शिवा समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी, ये कर्नाटक में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी जबलपुर में है। एक और बना हुआ है नर्मदा नदी पर जिसका नाम है पुनासा जलप्रपात, जिसका क्या नाम है? पुनासा जलप्रपात, जो कहाँ बना हुआ है? ये भी 5वां नंबर होगा ना, पुनासा जलप्रपात। पुनासा जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है और ये भी कहाँ पर होगा? ये भी जबलपुर के में ही है और वो भी MP में ही है। तो ये पुनासा जलप्रपात। चंबल नदी पर जो बना हुआ है उसे बोलते हैं चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। ये कहाँ बना हुआ है? ये चंबल नदी पर बना। लिखना है सिर्फ, मुझे भी, मैं भी कई बार भूल जाता हूँ, मुझे किताब की सहायता लेनी पड़ रही है, तो ऐसे अपने को याद करना है। चूलिया जलप्रपात ये भी कहाँ पर है? चंबल नदी पर है, ठीक है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये MP के अंदर होगा, ये राजस्थान के अंदर है। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? ये राजस्थान में है, MP में नहीं है। चूलिया जलप्रपात कहाँ मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा। इसके बाद आपको याद करना है गौतम धारा जलप्रपात। गौतम धारा जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा हमको रारू नदी पर झारखंड में। गौतम धारा जलप्रपात रारू नदी झारखंड में मिलेगा। ये क्या है कि जो वन लाइनर पेपर होते हैं ना, छोटे पेपरों में ऐसे सवाल सीधे साधे पूछ लिए जाते हैं, इनके पीछे कंसेप्ट नहीं होता, इनके पीछे आपको कोई समझने जैसी बात नहीं होती, इसलिए इनको हमेशा क्या होता है, देख के आपको जहां जैसे जैसे याद हो जाए वैसे आप रखिएगा। एक हुंडरू जलप्रपात हो रहा है, सही खत्म होगी इसकी। एक हुंडरू जलप्रपात आपको याद करना है। हुंडरू जलप्रपात सही नहीं, हुंडरू जलप्रपात है, मैं बोल देता हूं, आप लिखते रहिए। हुंडरू जलप्रपात ये स्वर्ण रेखा नदी पर मिलेगा। हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात ये कहां मिलेगा? स्वर्ण रेखा नदी। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी ये मिलेगा हमें झारखंड में। इसका भी कहां होगा? ये भी झारखंड में होगा। एक है गोकक जलप्रपात, गोकक जलप्रपात मिलेगा आपको शंख नदी झारखंड में। अगला जलप्रपात कौन सा है? गोकक। पूछ लेते हैं इस तरह की, गोकक जलप्रपात। तो हमें जितने 4-5 फेमस है उन्हें तो याद करने ही करने हैं। इनके अलावा इन्हें भी जो मैं बाकी लिखा रहा हूँ इन्हें भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, कभी कभी काम आ सकता है। गोकक जलप्रपात ये कहाँ मिलेगा? शंख नदी पर। शंख नदी, कोयल और शंख नदियां मैंने आपको बताई थी, है ना, वो जो ब्राह्मणी नदी से पहले बनती है, कोयल और शंख नदियां, उनमें जो शंख नदी है उस पर यह है झारखंड के अंदर। एक दसम जलप्रपात है, दसम जलप्रपात होगा। दसम जलप्रपात की नदी है कांची नदी, ये भी झारखंड में होगा। दसम जलप्रपात कौन सी नदी पर है? कांची नदी पर है। और इसका क्षेत्र भी कौन सा है, कौन सा इलाका इसका है? वो है झारखंड। ये हमने 10 जलप्रपात देखे। और इसके बाद में आपको एक और याद करना है, काकोलत जलप्रपात, जो भी काकोलत में झारखंड में होगा। छोटे छोटे हैं, याद करने। काकोलत जलप्रपात, काकोलत जलप्रपात ये कहां पर है? काकोलत नदी पर है। और ये भी कहां पर है? झारखंड। इस तरह से हमने ये कंप्लीट देखिए जलप्रपात। ये जलप्रपात हमको सभी याद ना रहे तो मुख्य मुख्य जो फेमस है, कावेरी नदी का शिवा समुद्रम है, और जो इसके क्या नाम नर्मदा के हैं, चंबल का है चूलिया जलप्रपात। ये जलप्रपात गरसोपा सबसे बड़ा है ना, एक वो यन्ना वाला याद करना है, ये हमको याद करना है, यहाँ से सवाल बन सकता है। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में नदियां कंप्लीट हो गई हमारी अब, और जो एक झरनों का एक छोटा चैप्टर होता है वो भी अपन ने कंप्लीट किया। अब अपन जो आगे झीलें पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, सभी झीलों को पढ़ेंगे, क्योंकि पानी वाला चैप्टर पूरा एक साथ कर लेते, जलप्रपात हो जाएगा,
झीलें हो जाएगी, तो उसके बाद में अपन बांध वगैरह जो है ना परियोजनाएं हैं उनको कंप्लीट करेंगे, ताकि ये पूरा एक जो है नदियों वाला जो जल संसाधन का मैटर है वो कंप्लीट एक साथ पूरा हो जाए। तो इस तरह से ही इस वाले लेक्चर में इतना ही करेंगे। नदियां कंप्लीट होगी, नदियों को आप अच्छे से याद करें। कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जवाब देने के लिए तैयार रहूँगा। और झरने इस तरह से आपको इन झरनों को 3-4 बार पढ़ोगे तो दिमाग में क्लिक हो जाएंगे। जब भी एग्जाम होगा तो कभी ना कभी ये इनसे सीधा सवाल बहुत मुश्किल है, मिलान करने वाले सवाल पूछे जा सकते हैं। तो झरना को उसकी नदी से या फिर उसके राज्य से, उसके क्षेत्र से ऐसा मिलान करने वाला सवाल आ सकता है। तो 2 या 3 तो आपको ऑटोमेटिक याद रहेंगे, क्योंकि वो 2-3 तो ऐसे पूछे जाएंगे जो फेमस है। जैसे पूना सा, इसका नर्मदा का है, चूलिया चंबल का फेमस है, गरसोपा शिवा समुद्रम, ये तो फेमस है। ये तो आपको वैसे याद रहेंगे। 1-2 इनमें से कभी कभी क्या है कि ऐसा एक सवाल फंसाने के लिए इनमें से कोई जो गुमनाम सा झरना होता है उसके बारे में पूछ लेगा, ऐसे हमको थोड़ा सा याद करना। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। बाकी जो कल के अगला वीडियो जब भी होगा उसमें झील और बाकी जो जल की परियोजनाएं हैं, बांध बने हुए हैं, जलाशय बने हैं, उनके बारे में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।